नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इन दिनों महिला आरक्षण बिल पूरे देश में चर्चा का विषय है कि ये ऐतिहासिक बिल कब लागू होगा, हम सबकी ज़बां पे। दरअसल केंद्र सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया है, जिस पर आज सुबह से चर्चा भी जारी है। कल पेश किया गया था और आज बहस हो रही है। इस बिल को लेकर बीजेपी में खुशी का माहौल है, लहर है। तमाम महिलाएं बड़ी खुशी में हैं कि हमें अब ये जो आरक्षण है 33% का वो लोकसभा में और विधानसभा में मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी का यहाँ कहना है कि ये बिल जो है वो पिछले 27 सालों से अटका हुआ था, उसे मोदी सरकार ने फिर से पेश किया है और अब ये बिल जल्द ही कानून भी बन जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी ने आज सदन में भाषण देते हुए कहा कि बिल को समर्थन देने की बात उन्होंने कहा कि मैं इस बिल के साथ स्टैंड लेती हूं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी का यह अधूरा सपना है, जिसे अगर ये जो अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अगर ये कानून बन जाता है तो उनका सपना पूरा होगा। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि ये बिल पास तो हो जाएगा, लेकिन इसे कानून कब बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें क्यों आप पीछे छोड़ रहे हैं। दरअसल इस बिल में 2029 तक लागू होने की इसे संभावना बताई जा रही है, क्योंकि उससे पहले जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा, तभी यह बिल कानून बन पाएगा। कांग्रेस के साथ साथ कई पार्टियों ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि जब केंद्र को पता है कि यह बिल अभी कानून नहीं बन सकता है तो फिर इसे संसद में पेश करने की वजह क्या है। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। वहीं कांग्रेस की मशहूर स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने उन्होंने कहा है कि यह प्रधानमंत्री का जुमला है। सबके बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या संसद में महिला आरक्षण बिल पास कराकर मोदी सरकार इतिहास रचने जा रही है। क्या महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत करना जायज है? क्या इस बिल के जरिए 2024 की सियासी पिच बिछाई जा रही है और क्या वाकई में ओबीसी महिलाओं को इसमें जोड़ा नहीं जाएगा? और क्या वाकई अगर ये बिल बन भी जाता है तो 2029 तक महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा कि 33% का जो आरक्षण है उन्हें 2029 में मिलेगा। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। संसद में जो चल रहा है वो यहां भी आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद डिबेट में आगे। भारत माता की 27 साल से लटके महिला आरक्षण बिल की किस्मत आखिरकार खुल गई है। प्रधानमंत्री रहते जो ना एचडी देवेगौड़ा कर पाए, ना अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हो पाया और ना ही मनमोहन सिंह कर पाए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। पहली बार बिल के कानून बनने की राह आसान हो गई है। सदन में पहली बार बिल की राह में कोई अड़चन नहीं आई। नई संसद के नए लोकसभा सदन में पहले ही दिन मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। अब इस पर आज लोकसभा में चर्चा की जा रही है। महिलाओं के जश्न की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि ये बिल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बिल के लागू होने से महिलाओं की भागीदारी संसद और विधानसभाओं में बढ़ जाएगी। इस बिल पर आज चर्चा के दौरान सदन का माहौल गरमाया रहा। एक तरफ कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने बिल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि बिल के कानून बनने के बाद इसे कब तक लागू किया जाएगा, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल को टालने का आरोप लगा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। फिर यह आरोप लगाया गया कि आप
ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से महोदय आग्रह करना चाहती हूं कि ये भारत वो भारत है जहां पर आज लोगों के पास व्यवस्थाएं डिजिटली भी पहुंची हैं। 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल पर एक बार फिर लोकसभा में चर्चा जारी है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन बिल कानून नहीं बन पाएगा। दरअसल इस बिल को कानून की शक्ल लेने के लिए कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत होगी। साथ ही जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा तब यह कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। 2029 के बाद भी इसे लागू करने के लिए सरकार को तेजी से काम करना होगा, तभी ये लागू हो पाएगा। एक तरफ इस बिल को जल्द से जल्द लागू करने की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ महिला आरक्षण बिल पर श्रेय लेने की होड़ भी जारी है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस बिल को मोदी सरकार ने पेश किया है तो ये बिल मोदी सरकार का बिल है, तो वहीं विपक्ष इसे अपना बता रहा है। और आज चूंकि कांग्रेस की गलतफहमी चलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया। आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। इस नई जनगणना में जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। क्रेडिट लेने की होड़ अपनी जगह है, लेकिन इस बात को भी कोई झुटला नहीं सकता कि पिछले 27 सालों में पहली बार महिला आरक्षण बिल के कानून बनने की राह आसान हो गई है। अब इस बिल को जल्द कानून बनाने की मांग को लेकर संसद में हंगामा हो रहा है। दरअसल देश में चुनावों का दौर जारी है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी होने को हैं। ऐसे में राजनीतिक दल महिला आरक्षण बिल को मुद्दा बनाकर माहौल को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। अब महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट किसको मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो महिला आरक्षण बिल पर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान होंगे वो भी बताएंगे कि क्या होगा। हमारे साथ स्वागत कीजिए रुचिका अग्रवाल, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, बहुत बहुत स्वागत आपका। पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हुए हैं, महोदय आपको भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, बहुत बहुत स्वागत, उनका भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हमारे साथ रुचिका अग्रवाल है। आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है, 27 सालों की बड़ी और कड़ी लड़ाई लड़ी है देश ने, उसके बाद आरक्षण पर हम आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में आश्वस्त किया था कि आप निश्चिंत रहिए, ये बिल बनेगा और आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन अब बातें सामने निकल कर आ रही है कि बिल तो बन जाएगा लेकिन लागू 2029 तक होगा, क्योंकि उसके पहले शर्तें हैं परिसीमन की, शर्तें हैं जनगणना की। क्या कहेंगी आप? वंदे मातरम।
प्रीति जी, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने संसद में कल, मुझे अपनी एको आ रही है, प्लीज उसे करेक्ट करवा दीजिए। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है रुचिका जी। चलिए, आपका मैं थोड़ी देर में आपसे जुड़ती हूँ। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी भी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। आरक्षण मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, अब इसमें ओबीसी और मुस्लिम कहां से आ गया? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, उन्होंने कहा कि कब से हम लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने लग गए। हमारे साथ पहले बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ गई हैं, रोचिका अग्रवाल। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? आप म्यूट हैं शायद, अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए रोचिका जी। जी प्रीति जी, सबसे पहले तो आप सबको वंदे मातरम। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कल कि मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे खत्म करके ही रहता हूँ, तो वो हम लोगों ने पिछले 9 साल में देख लिया। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए लाल किले पे खड़े होकर जब शौचालयों की बात कही थी, तो लोगों के ने उस बात का बड़ा मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाई गई थी इस बात के लिए। लेकिन वही प्रधानमंत्री है यार जिन्होंने 9.5 साल में 12 करोड़ से ऊपर शौचालय माताओं को, बहनों को, बेटियों को दे दिए हैं। महिलाओं के लिए चाहे वो उज्ज्वला योजना रही हो, या सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया गया हो, या उनके लिए आवास का इंतजाम किया गया हो, या फिर और भी कई ऐसी नीतियां हैं जिस तरह से जब जो प्रधानमंत्री जी घर की, देश की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष को हमेशा हर चीज में शक महसूस होता है। मैं अभी जिस तरह से आपने बात कही कि क्यों इस तरह से इस पे ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, ऑब्जेक्शन की कोई बात ही नहीं है। ये इतना वेलकमिंग बिल है, इतना सब जगह, आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, और जब हम लोगों के लिए अगर कुछ काम किया जाता है और खास तौर पे अगर सरकार करे, तो हमें लगता है कि वो हमारा राइट हो गया है, हमें कोई दान में नहीं दे रहा है। लेकिन सोनिया गांधी जी कह रही हैं या और भी ठीक है रुचिका जी, सवाल है कि आपने हमें दिया आरक्षण, सवाल ये है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा सपना पूरा हो रहा है, लेकिन उसके लिए लंबा इंतजार है, ये भी कहा जा रहा है। परिसीमन और जनसंख्या गणना वो भी है ना, ये तो शर्त है, इस पे क्या कहेंगी आप? कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जल्दबाजी में कोई भी काम किया जाए वो सही नहीं होता। जब कोई भी काम किया जाए उसमें सही तरीके से हर चीज को ध्यान में रखकर तब किया जाता है तो वो सही निकलता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई भी काम जल्दबाजी में कर दिया जाए। जिस तरह से विपक्ष ही कह रहा है कि 24 में कर दो जी, 24 में कैसे कर दो? जिस चीज में जो टाइम लगेगा, एक प्रोसेस होता है ना, हर काम का एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में जितना समय लगेगा उतना लगेगा ही। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और अगर 1.5 घंटे की फ्लाइट है तो वो 1.5 घंटे की फ्लाइट ही लगेगी। अगर आपको कोई कह देगा आधे घंटे पहुंचो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रोसेस में जो टाइम लगना है वो लगेगा ही। और अगर हम हर एंगल से उस चीज को बिल्कुल शॉर्ट पक्का करना चाहते हैं तो उसके लिए जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा में वो कर दिया जाएगा। और जिस तरह से मैं फिर वही बात रिपीट करूंगी कि मोदी जी ने कहा कि मैं जो काम शुरू करता हूँ वो पूरा करके रहता हूँ, तो वो पूरा होगा। अगर उन्होंने 27 के लिए कहा है तो 27 तक हो जाएगा। हम लोगों को पहले से ही शोर नहीं मचाना चाहिए। विपक्ष की हमेशा से प्रॉब्लम थोड़ी रही है, पहले से ही शोर मचाने लग जाते हैं, तो वो कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की भी स्पोक्स पर्सन, एक बार उनके पास भी चलते हैं। पूजा जी, प्रोसेस में टाइम लगेगा, समय को लेकर के बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि हम आपके साथ हैं क्योंकि आप रिजर्वेशन लेके आ रहे हैं। पहला ऐसा, बहुत बड़ी बात है कि पहला ऐसा बिल है, अधिनियम है, जिस पर दोनों ही पक्षों के लोग सहमत हो गए, दोनों ही पक्षों के लोग आगे आए कि भाई ये ऐसा बिल है जिस पर हम भी आपका साथ देंगे। लेकिन अभी अब आपकी तरफ से, यानी कि विपक्ष की तरफ से ये मांग आ रहा, मतलब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप लोग समय क्यों ले रहे हैं, त्वरित क्यों नहीं कर दे रहे। अब इस पर जो हमारी स्पोक्स पर्सन है भाजपा की, वो कह रही प्रोसेस है, पहले प्रोसेस हम बिल बनाएंगे, पहले अभी तक तो बिल बना भी नहीं था, कम से कम हम बिल लेकर आ रहे हैं, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद ये लागू कर दिया जाएगा। पूजा,
जवाब। प्रीति जी, मैं हाँ। भाजपा के स्पोक्सपर्सन से पूछना चाहती हूँ कि इस प्रोसेस को अगर इनको फॉलो करना था तो स्पेशल सेशन बुला के इसको अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? ये तो विंटर सेशन में भी हो सकता था। आज अगर हम देखते हैं, आज निशिकांत दुबे जी इस बिल को कनेक्ट करते हैं आर्टिकल 81(3) और 82 से, जिसमें जनगणना 2031 के बाद अगर हम 3 साल भी जनगणना के रिजल्ट आने का वेट करें तो परिसीमन कमीशन बैठेगा। पिछला परिसीमन कमीशन 2002 में बैठा था, उसकी रिपोर्ट 2007 में आई थी। मतलब 2039 से पहले महिला आरक्षण बिल दिखेगा नहीं रियलिटी में। अगर आज हम 16 साल की गैप की बात कर रहे हैं, जो बिल ऑलरेडी 2010 में राज्यसभा में पास हो चुका था, एक्टिव स्टेट में था, आपको महिला और 27 बिल इंतजार हो रहा है महिलाओं के आरक्षण का। आज हम ग्लोबल जेंडर गैप अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट उठा के देखो तो 160 देशों में 140वें नंबर पर है। हमारे यहाँ सिर्फ 14% प्रतिनिधित्व है। वही अगर वेस्ट में देखें तो 27 से 33 है। अफ्रीका, नेपाल, इथियोपिया जैसे नहीं, देशों वो में तो भी देने हमसे को ज्यादा वो है। अब तो सरकार दे रही है। देखिए कांग्रेस के टाइम पे तो खुद ही सोनिया गांधी ने एक्सेप्ट किया कि हमारे राज्यसभा में हमें 7 वोटों से हमारा ये जो बिल था वो गिर गया था। उन्होंने बोला ना आज। अब बात है कि बिल पर आ गए, बिल हो जाए। प्रधानमंत्री ने कल कहा भी है, लोकसभा में गिर गया था, माफ कीजिएगा, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बन जाएगा, लेकिन उसमें अब जैसे स्पोक्स पर्सन कह रही है, रुचिका जी कह रहे हैं, वो कह रही है समय लगेगा। इस पर अभी त्वरित आप कहेंगे कि आज हमने बिल बनाया और 2024 से लागू हो जाएगा, तो फिलहाल वो कह रही है पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा प्रीति जी? इतनी ब्रूट मेजॉरिटी लोकसभा में किसके पास थी जो नरेंद्र मोदी जी सर की सरकार के पास है? इनके पास इतनी ब्रूट मेजॉरिटी, इनके पास पूरे के पूरे विपक्षी दलों का समर्थन है इसको लेकर। तो आज अगर ये चाहें, प्रधानमंत्री जी सिद्धांत की बात करते हैं, तो आज अगर ये चाहें, आज अगर इस बिल को लेकर ये सच में एक जुमला और एक शिगुफा नहीं छोड़ा गया है आधी आबादी के वोट बैंक को कॉर्नर करने के लिए, तो आज ये सारे इफ अंतु परंतु क्लॉजेस को हटा के इस बिल को लाइए, सारा का सारा संसद इसके साथ खड़ा होगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया है। पर इनको लाना है स्पेशल सेशन में, जिसमें और 16 साल तक हम देख नहीं पाएंगे इस बिल को। ठीक है, निपुण आलम बयान हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आपका नाम मैं ले नहीं पाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। क्या कहेंगे आप इस बिल पर और जिस तरीके से सियासत हो रही है उस पर? देखिए, मैं तो इसमें ये कहूंगा कि एक तो बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी बात है कि जो इतने सालों 27 सालों से जो बिल पेंडिंग था और वो आना चाहिए था, 50% आबादी को अब तक उसका मुकाम न मिलना, उसका स्थान न मिलना, ये बहुत बड़ी बात थी कि उसको दिया गया, दिलवाया जा रहा है, मिल रहा है। पहले भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, देवेगौड़ा सरकार ने इसको पेश किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 बार इस बिल को पेश किया था, लेकिन पास नहीं करा पाए थे। तो निश्चित रूप से बीजेपी इसको पास करा लेती है तो ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। रही बात कि इतना समय क्यों लग रहा है, इतना क्यों नहीं लग रहा है, मैं इसमें 2-3 बातें आपको बता देता हूँ ताकि दर्शकों को इस पर जानकारी मिल सके। देखिए, 1971 में ये बात तय हो गई थी। 1971 की जनगणना के बाद जब दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या बढ़ी नहीं थी ज्यादा, लेकिन नॉर्थ की लगातार बढ़ रही थी, तो संख्या निश्चित कर दी गई थी कि 2026 तक जो सीटें हैं वो इतनी रहेंगी, यानी कि 552, जो वर्तमान में 542 है। अब हम जानते हैं कि 2026 के बाद ये सीटें बढ़ेंगी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने यही सोचकर कि जब नई हमारी सीटें बढ़ेंगी उसी के साथ इसको दिया जाएगा। और रही बात परिसीमन कोई दिनों का काम नहीं है, महीनों का काम नहीं है, इसमें कम से कम 1.5 साल लग जाता है परिसीमन में। जनगणना होनी थी 2021 में, लेकिन हम कोविड से फाइट कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जो भी कांग्रेस की नेत्री बोल रही थी कि भाई शीतकालीन सत्र में भी तो आ सकता था, भाई नए संसद में प्रवेश हुआ है, गणेश चतुर्थी के दिन हुआ है, इससे शुभ दिन क्या होगा कि पहले दिन ही महिलाओं की स्तुति हो जाए। ठीक है, आप उस भाव का एंगल ले रहे हैं। हमारे साथ सैयद जवाद भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं इस बिल के या इस अधिनियम के खिलाफ हूं, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जो बिल बनने वाला जिस पर चर्चा हो रही है, कह रहे मैं इसके खिलाफ हूं। इसमें ओबीसी और वो कह रहे मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब इसमें स्मृति ईरानी कहती हैं कि कब से ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन को, कब से हम धर्म के आधार पर हम रिजर्वेशन देने लग गए, ये कब से होने लग गया? क्या कहेंगे आप? प्रीति, देखिए, महिलाओं को मुंह चिढ़ाने वाला ये बिल मुझे लगता है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताता है और जब जब वो बिलबिलाती है तो नया बिल लेकर के आती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति हो चुकी है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी CAA का भी कानून लेकर के आई थी, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। अभी यहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब बता रहे थे कि कोविड के कारण जो है वो थोड़ा सा काम स्थगित रह गया चीज़ें, लेकिन उसी कोविड के दौरान में
3 कृषि कानून बिल पास करवा लिए गए और किस तरीके से पास करवा लिए गए वो भी पता है, फिर इनको बाहर लेना पड़ा। अभी जो बिल लेकर के आए, इससे पहले कांग्रेस ने इस बिल को एक सवाल भी मेरा, अड़ंगा लगाने का काम विपक्ष हर बार किसी अच्छे काम में, अब देखिए 27 सालों का बड़ा एक इतिहास रहा है, एक लंबी और कड़ी लड़ाई रही है जिसमें पारित नहीं हो पाया, फैसले नहीं लिए गए, कम से कम बिल तो बनने दीजिए। नहीं, देखिए किसी ने विरोध नहीं करा, अभी भी किसी ने अगर विरोध करा हो तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विरोध करेगी। जिस प्रोसेस की बात कर रही है, प्रोसेस से ज़्यादा आपकी नीयत क्या है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो हमेशा आरक्षण विरोधी रही है, महिला विरोधी रही है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये गवर्न करे जाते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है आरएसएस, हमेशा चाहे वो महिला विरोध हो, चाहे जो हो आरक्षण विरोध हो। आपको याद होगा, पहले बोलने दीजिए, ओवरलैप मत कीजिए बीच में, पहले बोलने दीजिए ना, उसका समय उसको। मेरा गला भी नहीं ठीक, मैं आपको बता रहा हूं। अभी नहीं, मैं सेकंड टाइम में दूंगी आप लोगों को, ओवरलैप अभी नहीं। निपुण बयान जी प्लीज, ओवरलैप अभी मत कीजिए। निपुण बयान जी ठीक है, उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद जल्दी से जवाब। कमंडल और मंडल की राजनीति करने वाले, आज जो कमंडल था वो मंडल के अंदर घुस गया, और इनसे पहले जो विरोध करा 2015 में, आज ललन सिंह ने कोट करा, जिस दिन ये लेकर के आ रहे थे 2 दिन पहले, मैंने उसी वक्त ये कहा था कि भाई 2015 के अंदर मोहन भागवत साहब कह रहे थे कि हमें आरक्षण की समीक्षा करनी हो जाए। ऐसा क्या बदल गया, ऐसा क्या हो गया विपक्ष का, जो इंडिया का अलायंस हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बिल बिलाने लगी और नए नए बिल लेकर के आने लगी। अरे बिल लाना तो कांग्रेस के जमाने के अंदर भी बिल आया था ना ये, और कब आया था, और नहीं पास हो पाया, उस चीज को एक्सेप्टेंस दी गई। किस बुनियाद पे गई? ओबीसी महिलाएं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? एक बड़ा तबका जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बताते अपनी जाति, माननीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, और मंत्रालय भी जाति बता करके बांटे जाते हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। ठीक है पीयूष पंत जी, आज क्या कहेंगे आकर के? पीयूष पंत जी, इस पूरे बिल को आप कैसे देखते हैं, जल्दी से सर। देखिए प्रीति जी, मुझे एक जो है कि एक मुहावरा है कि डूबते को तिनके का सहारा, ये मुहावरा बहुत प्रचलित है ये। तो वही मुझे लगता है कि जो भाजपा सरकार है वो एक जिसको ये लग रहा है कि जो है कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, लोगों में संतोष है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो पहले देखिए ये लेके आए उस आबादी के लिए विश्वकर्मा दिवस के दिन जो है विश्वकर्मा एक जो है कि कार्यक्रम लेके आया उन लोगों के लिए जिनकी पूछ उन्होंने नहीं करी अभी 9-9.5 साल में, अचानक इलेक्शन के पहले लाया। अब महिलाओं की याद आ गई, आधी आबादी की याद आ गई। पिछले चुनाव के पहले भी आपको याद होगा 3 तलाक वाला कानून लेके आए थे, मुस्लिम महिलाओं को इन्होंने अपने पक्ष में करने के लिए किया था। अब जो है 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लेकर के आएंगे, हम ये बिल को लेकर के आएंगे महिलाओं के आरक्षण वाला, वो तो तभी उन्होंने नहीं, तो तभी शुरू में ही लेके आते ना, लेकिन चुनाव से पहले ही लेके आए उसको भी। तो ये जो है चिरपरिचित जो इनकी शैली है। और देखिए मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जल्दबाजी में लाया गया कदम है, क्योंकि इस पे वर्कआउट नहीं किया। जिस तरह से आपको जो मांग की जा रही है कि जो ओबीसी जब से ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है तब से ये मांग लगातार उठ रही है, और अभी भी विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो ये तो उल्टा ही जा रहा है। क्योंकि चुनाव में अगर मोदी जी इसको भुनाना चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि ईश्वर ने ये काम मुझको सौंप दिया है, मतलब आप ईश्वर उनकी हर समय मदद करते हैं, और लेकिन मणिपुर में मदद नहीं करते कि आप मणिपुर जाएं, वहाँ की महिलाओं के साथ जो हुआ है सरकार की भी सरकार की भी अपनी मजबूरी है, वो तमाम चीजों को लेकर के फिर बिल पहले बना ले, उसके बाद फिर लागू करेंगे। नहीं प्रीति जी, मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी है। देखिए सबसे बड़ा इसमें खेल क्या है, जो देखिए रोटेशनल, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीति जी, आप सुन लीजिए कि इसमें एक प्रावधान है रोटेशनल होंगी ये सीटें। ये सबसे बड़ा धोखा है। देखिए लगातार 3 चुनावों में सिर्फ एक सीट ही एक महिला को आरक्षित होगी, उसके लिए वो एक पर्टिकुलर सीट, यानी कि वो महिला एक ही बार में, कोई महिला उस सीट से एक ही बार जीत सकती है। फिर वो जो 2 बार अगले 2 बार गई तो वो महिला 5 साल में क्या जनता के लिए कितना काम करेगी ताकि वो अगली बार फिर चुन के आए, तो वो क्या फिर अपने लिए काम करेगी। छोटे से ब्रेक के लिए सब प्लीज, मैं तुरंत आती हूँ, सबसे पहले आप इसे सवाल लूंगी, छोटे से ब्रेक। ब्रेक के
के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है। जल्दी से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी, जल्दी से आप जवाब पूरा कीजिए सर, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं देखिए प्रीति जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रावधान है इसका जो रोटेशनल बेसिस पे जो है ये रिजर्वेशन होगा सीट्स का, ये जो मुझे लगता है कि बहुत ही अनजस्टिस है ये, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो आरक्षण को ही बेईमानी कर देता है। क्योंकि लगातार 3 चुनावों में सिर्फ एक सीट जो है एक ही बार आरक्षित होगी वो, तो जो महिला उस पर चुन के आएगी तो क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे इतना मेहनत से सर्व करेगी कि अगला चुनाव भी वो वहाँ के लिए अपने को कैंडिडेट बनाए और वो जीते, वहाँ से लड़े, चुनाव लड़े, तो वो तो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी। तो यानी कि फिर आप एक तरह से इनडायरेक्टली उसको प्रमोट कर रहे हैं कि तो 5 साल तुम्हें जो अपने लिए कमाओ धमाओ, जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है इस बिल पे काम करने की ज़रूरत थी। एक तो ओबीसी जो प्रावधान जो डिमांड आ रही लगातार उस पर ध्यान दें। जो प्रधानमंत्री मोदी खुद भी ओबीसी से आते हैं, जैसा कि वो दावा करते हैं, आते हैं कि नहीं आते पता नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो दावा करते हैं। और तो कम से कम उस पे काम करना चाहिए इस बिल को लाने से पहले। ये रोटेशनल बेसिस को वर्कआउट करना चाहिए। हालांकि गीता मुखर्जी की जो समिति जो बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जब गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में, तो उसका ये रिकमेंडेशन था कि ये रोटेशन, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगी, आप सभी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, कि इस बिल के आने के बाद खुशी की लहर कम है, सवाल और बहुत ज्यादा श्रेय लेने की होड़, और साथ ही जैसा कि असदुद्दीन अवैसी वो कह रहे हैं कि मैं समर्थन नहीं करूंगा, ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत दुख की बात है। आपकी मांग जायज है, उठाइए, आप मांग रखिए, लेकिन ये तरीका गलत है। जिस तरीके से अब चारों तरफ से ये अटैकिंग मोड आ गया है कि नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, ये चुनावी इनका बहुत बड़ा जुमला है, तो ये है तो वो है, मुझे लगता है ये गलत है। हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन भी है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, ये बहुत ही गलत रवैया रहा है कुछ सालों से। पिछले 9 साल से हमने विपक्ष का यही रवैया देखा है। कोई भी चीज रही हो, चाहे वो आज हाल फिलहाल में हमारा G20 रहा हो, या चंद्रयान रहा हो, या उससे पहले वैक्सीन के लिए रहा हो, कोविड के टाइम रहा हो, यही विपक्ष था जिसने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कह दिया था। यही विपक्ष था जिसने कह दिया था कि वैक्सीन जो है लोगों को मार देगी, और उसके बाद एक होड़ लग गई थी कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेजी जा रही है। इस तरीके के जुमले आए थे विपक्ष की तरफ से। तो ये विपक्ष वो रहा है जिसने शुरुआत में ही कोई भी चीज होने से पहले ही उस पर शोर ज्यादा मचाया है, कभी सपोर्ट नहीं किया। जो वो विपक्ष नहीं रहा जिस तरह से भाजपा सरकार कभी विपक्ष में हुआ करती थी, और सामने जो सत्ता थी उसकी तारीफ भी करती थी, सपोर्ट भी करती थी। लेकिन ये विपक्ष अलग तरीके का विपक्ष है। उन्होंने पहले दिन से ये सोच रखा है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका विरोध करना है, बिना सोचे समझे। सीए की बात हुई, सीए एनआरसी की बात हुई। एनआरसी का तो कोई उस टाइम तक कोई ड्राफ्ट ही तैयार नहीं था, लेकिन सीए के लिए हमने ये भी एक मुद्दा है, बहुत ये भी एक मुद्दा है। रोचिका जी ने जो कहा, ठीक है आप हाथ उठा रहे हैं, पहले बोल लें उसके बाद फिर हाँ बात कंप्लीट कर लें पहले। हाँ, किस तरह से हॉस्टेज बनाया गया सीए के लिए कि सबकी नागरिकता चली जाएगी। आज तक किसी एक की नागरिकता गई हो तो कोई बताए, किसी की नहीं गई। लेकिन हमेशा जल्दी से सही है जवाब, लेकिन सही है जवाब दीजिएगा। लेकिन वो कह रही हैं कि आप देखिए, समर्थन तो दूर की बात है, क्योंकि आपको विरोध करना है सामने वाला प्रधानमंत्री जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, इसीलिए आप विरोध करेंगे। और विरोध में आप देखिए कह तो रहे हैं कि महिला आरक्षण के समर्थन में, क्योंकि आपने पहले भी आप लोग लेके आए थे, अब आपके पास कुछ है नहीं तो आप विरोध कर रहे हैं। अभी ये नहीं है वो नहीं, बोलिए जल्दी से जवाब। सही है जवाब एक बार, ठीक है रोचिका। हाँ, जिनका इतिहास और नियत और नीति आज तक क्लियर नहीं है, हाँ, वो लोग इनके समर्थन में खड़े होंगे। आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब 1947 को देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने आज़ादी का विरोध करा। जब देश के अंदर संविधान आया, संविधान का विरोध करा। फिर इन्होंने तिरंगे का विरोध करा। फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के पूरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी का विरोध करा। फिर उसके बाद इन्होंने आरक्षण का भी विरोध करा। तमाम जगह पे ऐसी इनकी राजनीति ही विरोधवादी रही। और आज ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यहीं जंतर मंतर के ऊपर महिला खिलाड़ी बैठी रहीं। बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के, उनके बारे में नहीं कहा। अरे अपराध और आरक्षण दोनों में अंतर होता है, मतलब आप कहीं कुछ भी थोड़ा ना घुसा देंगे। अरे सुनिए, ऐसा नहीं है। एक सेकंड नहीं, आप अगर पहलवानों की बात करते हैं तो वहाँ पर जिस नेता के ऊपर, जिस सांसद के ऊपर आरोप लगे, दिल्ली में चार्जशीट भी दायर है। नहीं गलत नहीं, आप इधर उधर मत जोड़िए ना। पूजा त्रिपाठी, पूजा जी जवाब दीजिए। पूजा जी हाथ उठा रही है, पूजा जी जवाब। पूजा त्रिपाठी, प्रीति जी यहाँ पे बात हो रही थी कि
पूरा देश, इस देश की आधी आबादी, 50% आबादी 18 तारीख की शाम को और 19 तारीख की सुबह तक बहुत खुश थी कि अब हमें जाके हमारा संवैधानिक रूप से हमें आरक्षण मिलेगा, हमें हक मिलेगा अपनी बात को रखने का। मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ कांग्रेस में, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी थी, पर 19 तारीख की दोपहर 12 बजे तक ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि सरकार की नीयत में ही खोट है। आप 16 साल आगे की बात करें, आप एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। इतना बड़ा जनादेश किसी सरकार को नहीं मिला था। वो चाहते थे तो वो कह देते कि 2000 परिसीमन की व्यवस्था आई ही कहां से, परिसीमन का कंडीशन आया ही कहां से। आप एक पोस्ट डेटेड चेक अपने ओपन एंड रख दिया, न जनगणना की डेट डिसाइड है, न परिसीमन की डेट डिसाइड है। आपने कह दिया ये दोनों के बाद होगा। आप इस देश की महिलाओं का हक और अधिकार तब भी नहीं देंगे जब आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, तो हम आपसे क्या, आपकी नियत में ही है। और दूसरी बात, आप मेरे साथी अभी महिला रेसलर्स की बात करते जिनको आपने काट दिया, इस डिबेट को ओपन किया था, ओपनिंग लाइन की पंक्तियों में निशिकांत दुबे जी ने किया था। निशिकांत दुबे जी गोड्डा से सांसद हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा और दीपिका पांडे सिंह के लिए वैशाली की नगर वधु कहा था। अब मुझे इस पैनल को बताने की तो जरूरत है नहीं कि वैशाली की नगर वधु का क्या मतलब है। जो इंसान महिलाओं के बारे में इतनी ओछी सोच रखता है, इतनी घटिया कमेंट करता है, वो आपके महिला आरक्षण बिल का सबसे पहले वो ओपनिंग स्टेटमेंट दे रहा है। आपकी नियत तो यही दिख रही है। आपको आरक्षण पे बात कीजिए, आरोप प्रत्यारोप आएंगे तो स्मृति ईरानी जी ने भी अभी राहुल गांधी पे आरोप लगाए थे संसद में, वो भी कहेंगे क्या मैं आंख मार के गया था महिला सांसदों को। मतलब इस पे मत आइए ना, आरक्षण पे हम बात करते हैं, किसी ने किस पे क्या फ्लाइंग किस दिया था, माफ कीजिएगा, अब ये इस पे हम नहीं आते हैं ना, किसी ने क्या आरोप लगाए थे, क्या किया था, वो देखेंगे। अभी हम देश की महिलाओं की बात करते हैं। आप भी आती, मैं देश की महिलाओं की बात कर रही हूँ ना मैं, प्रीति जी। आपके पास मेजॉरिटी थी, आपके पास मौका था, आपकी नियत होनी चाहिए। लेकिन इसमें स्मृति ईरानी कहती हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इसमें ओबीसी और आप कहते हैं अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़िए, हम धर्म के आधार पर नहीं दे सकते, कब से हुआ, इस पे बोलिए ना आप। स्मृति ईरानी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रंगनाथ मिश्र कमेटी का हवाला देते हुए ओबीसी के 27% आरक्षण में 4.5% माइनॉरिटीज कमीशन की वकालत की थी केंद्र सरकार ने, हमने नहीं की थी। तो स्मृति जी जाके पहले केंद्र सरकार का ये स्टैंड कर ले, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान के खिलाफ है। तो यहाँ तो बात यही है कि आप सबसे पहले जितनी आबादी उतना हक, आप पहले सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराइए। आप बताइए तो कि कितनी आबादी है किस कास्ट ग्रुप की। कास्ट इस देश की एक सक्रिय व्यवस्था है, हम उससे आंखें नहीं मोड़ सकते। तो जब तक हमें उसकी आबादी नहीं मिलेगी। निपुण आलम भैया जवाब देंगे इस पर। निपुण जी, पूजा जी भी कई बहुत गंभीर आरोप सवाल उठा रही हैं वो कि आप कास्ट सेंसस भी कराइए, जिसको सोनिया गांधी ने भी आज सदन में उठाया है, तभी आप आरक्षण दे पाएंगे। देखिए, मुझे थोड़ा सा आवाज क्लियर थोड़ा सा कम आ रही है, लेकिन मैं फिर बताता हूँ जो मुझे समझ में आया बात। वो जो इस बात को बराबर कहा जा रहा है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, मैं ये पूछता हूँ कि जो 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, क्या उसके अंदर ओबीसी को आरक्षण दिया गया था? नहीं। वहां भी हम देखें जो 73 और 74 जो पंचायत में लागू किया गया था, वहां भी कहा गया था कि SC ST को आरक्षण मिलेगा, ओबीसी का जो आरक्षण है वो राज्यों की इच्छा पर छोड़ा जाएगा। एक तो बात ये मैं दुरुस्त कर दूं, और दूसरी बात बार बार आ रही है कि 15 साल और सीटें रोटेट होंगी, सब बात आ रही है। देखिए क्या था कि SC ST का भी जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, हर 10 साल बाद उसको बढ़ा दिया जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते आगे से चलता आ रहा है। तो 15 साल बाद उसका विश्लेषण होगा, एनालिसिस होगा। और ये जो इस प्रकार के बातें हो रही हैं कि कांग्रेस लाई थी पहले, ये लाई थी, देखिए बात ये है कि जो लाई और लाकर इसने पास करा दिया, कांग्रेस की मंशा कभी महिलाओं को आरक्षण देने की थी नहीं। जिस समय मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा बिल लाया गया था, लोकसभा में पेश तक नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो साथ में अलाई पार्टीज थी, जितनी भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की बात करें, वो तो उसकी अलाई पार्टी नहीं थी, लेकिन जितनी अलाई पार्टी थी कांग्रेस की, उन्होंने तक ने उसका समर्थन नहीं दिया था उस बिल का। तो कांग्रेस खुद सिंसियर नहीं थी, कांग्रेस खुद उसमें पॉलिटिक्स कर रही थी। अब मैं पूछता हूँ, जब सोनिया गांधी 2017 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने पत्र लिखकर बिल का समर्थन किया, आप बिल लेकर आइए, हम समर्थन करेंगे। फिर राहुल गांधी जो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उन्होंने भी 2019 में बिल लिखकर, मतलब आपका पत्र लिखकर मोदी जी को कहा कि आप उसको पास करवाइए, हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, अब ये बेवजह की बातें करना, जाति मैं बस एक लास्ट लाइन में बोल दूं, जब कालेरकर कमीशन बना था 1952 में, जब उसने जब जातिगत जनगणना की बात की, तब क्यों नहीं कराई? तब कौन सी पार्टी थी देश के अंदर? तब किसकी सरकार थी? जातिगत जनगणना उस समय क्यों नहीं की गई थी?
अब मंडल आयोग की बात करते हैं तो मंडल आयोग की रिकमेंडेशन जो थी 79 मंडल आयोग बना था, 1980 में उसकी रिपोर्ट आई थी। उसने कहा था कि ओबीसी की जनसंख्या 52% है और हमारे यहाँ बहुत सारे सर्वे ऑलरेडी जवाब जरा ले लीजिए, सही है, जवाब जल्दी से कुछ कहना जरा हाथ खड़े करें जल्दी से उसके बाद पूछा। दो चीजों का फर्क है। कांग्रेस जब लेकर के आई थी, जो 2009 के अंदर लेकर के आई थी, 4 साल थे। सुनिए पूजा, एक सेकंड रुकिए और सुनिए, 2009 के अंदर मनमोहन सिंह का दूसरा टर्म था, तब लेकर के आई थी, 4 साल थे, और पहले ही 1 साल के बाद जो है उन्होंने पेश कर दिया था। मोदी सरकार 9.5 साल के बाद, विशेष सत्र आने के बाद, आखिरी वक्त के अंदर लेकर के आई। अगर इनकी नीयत साफ होती, अगर इनकी नीयत, अरे सर अगर नीयत साफ होती तो 9.5 साल गुजर जाने के बाद आखिरी वक्त बचा है सरकार का, जाने वाली सरकार तब ये लेकर गई, और उसमें भी क्लियरिटी नहीं है, उसमें भी बिल्कुल साफ निष्पक्षता नहीं है, इसीलिए इनकी नीयत भी नहीं है। अगर नीयत होती और नीति होती तो ये लेकर के इम्प्लीमेंट भी करते, लेकिन नहीं था। 9.5 साल। लेकिन सैयद नियत और नीति, अब ये बिल अगर बन जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, क्योंकि अरे बिल पेश हो गया, अब उस पर ठप्पा मुहर लगना, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अभी अब उस पर ठप्पा लगना बस बाकी है। अगर तो फिर अब नियत और नियति किसको, नीति और नियति किसकी पॉजिटिव थी महिला आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे फिर आप? 9.5 साल क्या कर रहे थे? नहीं 9.5 साल क्या कर रहे हैं? अब ये कोई मतलब नहीं कि आप अभी कर रहे हैं तो 9.5 साल आप क्या कर रहे हैं? पीयूष पंत जी, यही तो मतलब प्रचंड बहुमत की सरकार सो रही है। अगर ये आरक्षण बन जाता है, ये बिल बन जाता है, तो फिर इस पे सवाल कब? 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? आपने अभी क्यों किया? आप अभी कर रहे हैं तो इस पर भी सवाल है। और कर कहां, अभी कहां मिल रहा है? सब फालतू की बातें हैं, चीजें हैं। नहीं, देखिए, अगर ये कानून बन जाता है, बिल पास हो जाता है, जिसकी संभावना पूरी है क्योंकि विपक्षी दलों का भी समर्थन है, लेकिन जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ें आएंगी, और अगर सरकार उनको सोचेगी तो क्या, अगर उसको किसी कमेटी को देगी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को, ताकि इन चीज़ों को उसमें शामिल, या सरकार कुछ संशोधन करे उसमें और इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके फिर जो विंटर सेशन है उसमें लेके आए, तब ताकि सभी दलों को और सभी महिलाओं के सभी जो जितने भी सेक्शंस हैं उनको वो संतुष्ट कर सके, तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया होगा। नहीं होता है तो भी ये तो कहा जा सकता है कि अगर बिल पास हो जाता है तो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन फिर वही है कि एक लॉलीपॉप में इसको मानूंगा। अभी फिलहाल 2024 के चुनाव की एक लॉलीपॉप दिखाई जा रही है, क्योंकि अभी ये तय नहीं है। जो इसमें जोड़ दिया गया है परिसीमन वाला मामला बहुत डाइसी है। परिसीमन अभी जनगणना पहले होगी, वो कब तक पूरी होगी, एक लंबा प्रोसेस है, फिर उसके बाद परिसीमन का प्रोसेस है, तो ये कब तक होगा, एक अभी इसका कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है इस हिसाब से, इस बिल के हिसाब से ये जो प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। तो लेकिन होता, कानून बनना एक अच्छी बात है, आधी आबादी को भी रिजर्वेशन मिला जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, वो भी जरूरी। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर साथ ही साथ अपने दल के अंदर भी जो है 33% नहीं तो 30% नहीं तो 25% ही रिजर्वेशन दे दे महिलाओं को, कैंडिडेट बना दे उनको, तो भी मैं मानूंगा कि लोकसभा में राहुल गांधी अभी फिलहाल कुछ कह रहे हैं। एक बार राहुल गांधी जी को सुन लेते हैं, फिर वापस डिबेट में आते हैं। And there was a conversation, a to and fro about the Sengol, and also a little bit about the conversation about the transfer of power from the British to the people of India. Before handing over power to the people of India, the British asked the leadership of the freedom movement, who are we going to transfer power to? And of course, there was a little bit of arrogance in this statement, because they viewed India as a poor country. And the revolutionary answer that our freedom fighters gave was, we are going to transfer power to the people of India. So we became a country that from its inception gave the vote to all our women. And this was a revolutionary thing at the time. We also gave the vote to every single community. And the vote was a mechanism of transfer of power. It was designed
to further transfer power to the people of India. And if you look at the journey from independence, it's been that journey. It's been a constant transfer of power, more and more and more power to the people of India, on one side. And on the other side, the counter idea that take away power from the people of India. This is the fight that is going on. And in fact, in many ways, it is the fight that is taking place today. Huge step forward in the transfer of power to the women of India was Panchayati Raj, where they were given reservation and they were allowed to enter the political system at scale. And this is another step. It's a big step. It is not a small step. And I'm sure everybody in this room, the treasury benches, the opposition, everybody agrees that this is a very important step for the women of our country. They fought for independence. They are as capable as any man, in many ways more capable, and should be given as much space as they possibly can be given. There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. There are also two things that seem strange to me. One is the idea that you require a new census to implement this bill. And the second is that you require a new delimitation to implement this bill. In my view, it is quite simple. This bill can be implemented today by giving 33% of the seats in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha to India's women. And so I wonder if this is not designed to push the ball forward. To push the ball forward 7, 8, 9 years, and then let this thing play out the way it does. I know my friends tend to like to take the attention of people away from other issues. You know, there is of course the Adani issue, which is they always want to take the attention away. But there is another, I would like to say that. One of the things that, this is quite a nice building, nice peacocks, nice peacock feathers on the ground, nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. So one of the things that the government likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing that the government likes to distract everybody from. And that thing is called the caste census. For some reason, and I don't quite understand what this reason is, the moment the opposition raises
the issue of caste census. The BJP tries to create a new distraction, a new sudden, event, so that the OBC community and the people of India look the other way. In my research for this speech, I took a look at the different institutions that define how our country moves forward. There are many. There is the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas. There is the bureaucracy. There is the press. And there's the judiciary. And I looked with an eye to understand what is the participation of the OBC community in these institutions. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया. जो सेंट्रल the central, don't worry, don't be scared, we are discussing, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत. तो मैंने, I checked, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं. मैंने ये सवाल पूछा. मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं. और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत. और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं.